प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी अय्यर मैडम और आज आपका 11th का पहला पेपर हुआ होगा और उसी पेपर का आज हम सॉल्यूशन देखेंगे डिटेल्ड 1 बाय 1 पूरा एक सॉल्यूशन। 11th के बच्चों का ये पहला PABT है, तो मैं 11th के स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगी कि बेटे 11 जस्ट स्टार्ट हुआ है और ये पहला टेस्ट है, तो हर पेपर के सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर देखा करो एंड उसको अच्छे से एनालाइज करो, क्योंकि अगर गलतियों को एनालाइज नहीं करोगे तो इट डजेंट मेक सेंस बार बार पेपर देते रहना। ठीक है बेटा, तो कोई भी पेपर हो उसका सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर देखना। हाँ, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो फिर आप क्लास में भी हमसे ये वाली चीज़ें पूछ सकते हो। तो बेटा पहला PABT हुआ है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो पहला सवाल देखते हैं, मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ml ऑफ 0.1 मोलर एक्वस NaOH सोल्यूशन। तो मोलैरिटी की बात हो रही बेटे, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, राइट। मोलैरिटी हमें दे रखी ऑलरेडी 0.1 मोलर, राइट। मोलैरिटी इज ऑलरेडी गिवन टू अस 0.1। मोल्स ऑफ द सॉल्यूट को हम गिवन वेट उसको मान लेते हैं x ग्राम, बिकॉज हमें मास ही एक प्रकार से पूछा हुआ है, तो इसको हम x ग्राम मान लेते हैं। NaOH की बात हो रही है तो मोलर मास हो जाएगा 40 और नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है, आपको पता होगा द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज सपोज टू बी इन लीटर, राइट। सो 200 ml मतलब 0.2 लीटर, तो मैंने 200 को 1000 से डिवाइड कर दिया। So this turned out to be 200 ones are 5s are 5 ones are 5 8s are. This way X turns out to be 0.8 gram. So 0.8 gram of NaOH needs to be dissolved so that the molarity of the aqueous solution of NaOH is 0.1 molar, right? आगे बढ़ते हैं हम लोग। Mole of hydrogen atom present in 11.2 liter of the methane gases. तो बेटे अक्सर मैं क्लास में भी ये वाली बात बोलती हूँ, आपको पूछा है पार्टिकल्स के बारे में, राइट। यू हैव बीन आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लेकिन आपको गिवन क्या दे रखा है? वॉल्यूम। तो बेटे कभी भी कोई व्यक्ति आपसे वॉल्यूम से पार्टिकल्स में जाने को बोले तो यू नीड टू गो वाया मोल, याद रखना है, राइट। अब सबसे पहले तो हम ढूंढ लेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे 11.2 लीटर गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर पर मोल, मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP, इजंट इट। सो लीटर से लीटर प्यारे बच्चों कैंसल, द मोल ऑफ हाइड्रोजन टर्न्स आउट टू बी the moles of just a minute, the moles of hydrogen, the moles of methane turns out to be 11.2 divided by 22.4, that is half mole, isn't it? लेकिन ये तो मोल ऑफ CH4 है, हमें क्या ढूंढना बेटा? we need to find mole of H atom in CH4, so this is going to be 4 times half, ऑल राइट, बिकॉज यहाँ 4 एटम्स हैं, सो ये आ जाएगा 2 मोल। बट हमें यही पूछा हुआ है नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, सो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम टर्न्स आउट टू बी 2, ऑल राइट। सो बेटा ऑलवेज रिमेंबर, वॉल्यूम दे के अगर कोई तुमसे पार्टिकल्स पूछे तो यू हैव टू गो वाया मोल एंड आफ्टरवर्ड्स हमें हाइड्रोजन के बारे में स्पेसिफिकली पूछा है तो मैंने 4 से फर्दर मल्टीप्लाई कर दिया, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट नंबर 1, मोलैलिटी की बात कर रहा है। मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन, इज इट ट्रू? या ऑफ कोर्स इट इज ट्रू। इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट, राइट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, एंड दैट टू इन व्हाट? दैट टू इन kg, इजंट इट? अब अगर ढंग से देखें तो मोलैलिटी में वेट टर्म्स आ रही हैं, वेट टर्म्स, कोई वॉल्यूम वाली टर्म तुमको सीधे सीधे नज़र नहीं आ रही। अगर वेट टर्म्स नज़र आ रही हैं तो हम कह सकते हैं दैट मोलैलिटी टर्म इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, राइट। इन फैक्ट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि स्टेटमेंट 1 तो सही हो गई।
आपको याद होगा मोलैरिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मोलैरिटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सीधे सीधे कैसे पता चलता है कि कोई वॉल्यूम नाम की टर्म अपन को नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही, राइट। एंड स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज किलोग्राम। नो, इट इज रॉन्ग। एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल, ये जिस पे पूरा का पूरा टेस्ट है। सो अपने पास आंसर आ गया बेटा, द स्टेटमेंट 1 इज काइंड ऑफ करेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑलराइट। उसके बाद हम देखेंगे द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू द पेयर ऑफ। सो अब बेटा मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात हो रही है, मैं आपको सीधे सीधे एक चीज़ बता रही हूँ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में। ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है बेटा, ये कब लगेगा? जब आपको दो एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स के बारे में बात की होगी, दो एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स के बारे में बात की होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ N और O और उससे बनने वाले कंपाउंड्स, फॉर एग्जाम्पल NO, NO2, N2O, N2O3। तो बेटे यहाँ क्या बात होती है, दो एलिमेंट्स और उन्हीं से रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में बात होती है। अब अगर हम ढंग से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन फॉलोज दिस थिंग, राइट। सेकेंड ऑप्शन ऑल्सो फॉलोज दिस थिंग, टू एलिमेंट्स एंड उसके कंपाउंड्स। थर्ड ऑप्शन ऑल्सो फॉलोज दिस थिंग, बट टेक अ लुक एट दिस डी ऑप्शन। दिस डी ऑप्शन डज नॉट फॉलो दिस पर्टिकुलर थिंग। द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इस पर नहीं लग सकता बिकॉज यहाँ तीन एलिमेंट्स की बात हो रही है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है द मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ नेचुरल सैंपल ऑफ वाटर एंड अ सिंथेटिक सैंपल ऑफ वाटर इज 1:8। सही बात है। देखिए वाटर जो होता है, वाटर इसमें जो H2 होता है इट इज़ क्लोज टू 2 ग्राम, राइट, एंड जो ऑक्सीजन होता है इट इज 16 ग्राम बेटा, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट 1 मोल वाटर, राइट। अब अपने पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो आ रहा है, दिस इज टर्निंग आउट टू बी 1:8। अब ये 1:8 का रेशियो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज सिंपली रिप्रेजेंटिंग कि देखो भाई मास रेशियो ऐसी है। अब मास रेशियो तो सेम ही रहेगी, चाहे पानी का सैंपल कहीं का भी हो, अपने वडोदरा का हो, 10 स्टेशन आगे का हो, 10 स्टेशन पीछे का हो, किसी दूसरे स्टेट का हो। तो बेटा ये नियम को क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस लॉ एज लॉ ऑफ डेफिनेट, या फिर कभी कभी कुछ लोग कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कह देते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 4.012 इज। सभी नॉन ज़ीरो फिगर्स सिग्निफिकेंट होते हैं एंड कोई भी ज़ीरो अगर दो नॉन ज़ीरो फिगर्स के बीच में आए तो वो भी सिग्निफिकेंट ही कहलाता है। सिंपल सा रूल है, आपने ये चीज़ फिजिक्स में ही पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ी होगी। सो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 4.012 इज 4, राइट। उसके बाद वापस से एक सिग्निफिकेंट फिगर का सवाल आ जाता है। 161 सेंटीमीटर, सभी के सभी अपने पास नॉन ज़ीरो फिगर्स हैं, सबके सब सिग्निफिकेंट यानी 333, और सभी ऑप्शन में 3 ही सबसे पहले लिखा हुआ है। आफ्टरवर्ड्स उन्होंने बोला है 0.161 सेंटीमीटर। तो बेटा याद रखना, लीडिंग ज़ीरोज़, लीडिंग मतलब आगे की तरफ जो ज़ीरोज़ होते हैं वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं माने जाते। सो इसका मतलब आगे के ज़ीरो को हम नॉन सिग्निफिकेंट मानेंगे, यानी यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3। आफ्टरवर्ड्स वापस से लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉन सिग्निफिकेंट, यानी कि यहाँ पर भी मेरे पास कितने आ गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो बेटे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल थोड़ा रिवाइज कर लेना, एंड बिकॉज आजकल थोड़ा ट्रेंड में है कि ऐसी जगहों से सवाल पूछना जहाँ से आप एक्सपेक्ट ना करो, तो किसी भी टॉपिक को कृपया करके मत लीव कीजिए, बिल्कुल भी ओवरलुक मत करिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटे एक बात समझो, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स मतलब मैक्सिमम मोल्स, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स मतलब मैक्सिमम मोल्स। हाँ एक चीज़ याद रखना, ये जो बात है मैं ये एटम्स के लिए नहीं बोल सकती, राइट। आई कैन नॉट से दिस थिंग फॉर एटम्स।
आपको भी पता है क्यों, राइट? अपन ने ऐसा ग्लूकोज जैसे कुछ कुछ सवाल किए होंगे, बट खैर कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, सो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स मतलब मैक्सिमम मोल्स। ए ऑप्शन के अंदर 8 ग्राम H2 दे रखा है, इट मीन्स 8/2 लगभग 4 मोल। बी ऑप्शन में देखें तो 34 ग्राम NH3 दे रखा है, 34 ग्राम NH3 मतलब 34/17 यानी कि 2 मोल। एंड आफ्टरवर्ड सी ऑप्शन देखिए 54 ग्राम H2O दे रखा है, इसका मतलब 54/18 यानी कि 18 3 मोल लगभग, राइट अपने पास। एंड लास्ट में डी ऑप्शन देख लो प्यारे बच्चों, 28 ग्राम CO दे रखा है, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू सिंपली नीड टू डू वंस अगेन फॉर्मूला मोल का 28/28 यानी 1 मोल। सीधी सी बात है, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स मतलब मैक्सिमम मोल्स। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। उसके बाद द मोलैलिटी पूछिए बेटा, मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट, डिवाइडेड बाय मास या वेट, मास या वेट ऑफ द सॉल्वेंट, बट प्लीज मार्क माय वर्ड्स इन kg, राइट? बच्चे भूल जाते हैं बार बार, ग्राम वाली चीज़ लिख कर आ जाते हैं, बाद में एग्जाम के बाद कहते हैं कि मैडम मुझे ये चीज़ भूल गई। हाँ, इनिशियल लेवल में चलेगा, 1-2 भी पेपर हो रहे हैं, आपको नहीं याद रहा ग्राम वाली चीज़ kg में, बट ऐसा मत करिएगा, 12 तक के याद नहीं है अपन को ग्राम वाला चीज़ों को याद करिए, ठीक है? तो द मास ऑफ द सॉल्वेंट इज नॉट सपोज टू बी इन ग्राम्स, इट इज सपोज टू बी इन kg। ऑल राइट, सो वही बात है, सब कुछ दे रखा है, सॉल्यूट आपको दे रखा है 58.5 ग्राम, राइट? अब उसका मोल्स तुमको पता ही है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, ऐसे निकाल लेंगे। मोलर मास 58.5 ही होता है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बाय डिफॉल्ट वाटर दे रखा है, तो 1 मोलल ही अपने पास आंसर में आ जाएगा। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 गैसेस, अच्छा जी, आपको पता है द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 गैसेस हैविंग वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या है? ये वेपर डेंसिटी ना मुझे पर्सनली मुझे लगता है थोड़ा बच्चों को ज़्यादा ढंग से पढ़ना चाहिए। क्यों? बिकॉज वेपर डेंसिटी पढ़ के अपन को लगता है दैट इट इज़ ए डेंसिटी। नो, इट्स नॉट अ डेंसिटी, it's a relative density, right? It's a relative density. Relative density means you are comparing the density of the substance with some reference gas. एंड आपको ऑलरेडी पता है कि अगर रेफरेंस गैस की बात करें तो जनरली हम लोग रेफरेंस गैस को H2 मानते हैं, लेकिन कभी कभी रेफरेंस हो सकता है बदल भी जाए। हाँ, तो वेपर डेंसिटी बेटे क्या है? वेपर डेंसिटी इज अ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी में हम डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस गैस रखते हैं। डेंसिटी ऑफ द गैस, हम इसका एक बार डिटेल में फॉर्मूला देख लेते हैं ताकि आपको वापस से याद आ जाए। हम क्या करते हैं यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस गैस, राइट? हमने ये चीज़ देखी। डेंसिटी ऑफ द गैस मतलब PM/RT, और नीचे डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस गैस मतलब वापस से PM/RT। कंडीशन सेम होने चाहिए, राइट? कंडीशन ऊपर नीचे प्रेशर टेम्परेचर का सेम होना चाहिए। RT प्रेशर कैंसल। मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द रेफरेंस। आई टोल्ड यू जनरली रेफरेंस को हम लोग हाइड्रोजन को मानते हैं, तो अपन के पास क्या आ जाएगा, M/2। अब देखिए बेटा, वेपर डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइड बाय वेपर डेंसिटी ऑफ द सेकेंड गैस, वो किसके बराबर दे रखा है, 1:2 के बराबर, राइट? और वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है? वेपर डेंसिटी का मतलब होता है मोलर मास ऑफ द फर्स्ट गैस डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सेकेंड गैस डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 1/2। इसका मतलब मेरे पास मोलर मासेस का रेशियो भी कितना आ गया, 1:2। ऑल राइट, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। CaCO3 साथ में अपन को दे रखा प्यारे बच्चों 2HCl, ओके, साथ में दिया हुआ है CaCl2, साथ में H2O, साथ में CO2, राइट? ठीक है, साथ में CO2। अब उन्होंने कहा है अमाउंट ऑफ CaCO3 बताइए, अमाउंट ऑफ CaCO3 बताइए। लेकिन अमाउंट किस में बताना है, मोल में। किस में बताना है प्यारे बच्चों, मोल में। अब आपको एक बात तो पता है
कि अगर इसका 1 मोल होता है तो इसका 2 मोल होता है, राइट। अगर इसका 2 मोल होगा तो इसका 4 मोल होगा, राइट। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ मोल ऑफ CaCO3 इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ ऑफ द मोल ऑफ HCl, राइट, हाफ ऑफ द मोल ऑफ HCl, इजंट इट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपन को ये ढूंढने का है, तो मेरे को ये ढूंढना पड़ेगा पहले। अब यहाँ मोल कैसे आए, मोल तो दे नहीं रखा, कुछ दूर दूर तक नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन हमें एक चीज़ दिख रही है कि मुझे मोलैरिटी दे रखी है और मुझे वॉल्यूम दे रखा है। बेटे क्या आपको पता है मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी इज N/V। तो यहाँ मोल्स किसके इक्वल हो जाएगा? M × V के बराबर। और याद रखना भाई, द वॉल्यूम इज सपोज टू बी इन लीटर्स, द वॉल्यूम इज सपोज टू बी इन लीटर्स ओनली, राइट। प्लीज़ कृपया करके इसको ml में मत लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो N इज M × V। तो बस मैंने वही किया, मैंने लिखा वापस से मोल ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ मोल्स ऑफ HCl। व्हाट इज मोल्स ऑफ HCl? मोल ऑफ HCl अपन ढूंढेंगे M × V से। व्हाट इज M ऑफ HCl? M ऑफ HCl इज गिवन टू बी प्यारे बच्चों 0.5 into the volume बेटा volume is supposed to be in liter. I told you the 100 divided by 1000. So this turned out to be 0.25 into 0.1 यानी 0.025। सिंपल बेटा, सिंपल एकदम। D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो बेटा बस याद अपन को तो इस केस में रिएक्शन भी नहीं याद करनी, देखिए को रिएक्शन भी ऑलरेडी दे रखी है, बस ये फिगर आउट करना है कि एक CaCO3 तो डबल HCl, यानी कि CaCO3 इज जस्ट हाफ ऑफ द HCl अमाउंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से, उन्होंने 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो बेटा पहली स्टेटमेंट तो सही है, देखो बेटा इतनी बार क्लास में बोला है 1.66 × 10⁻24 ग्राम, या फिर हाँ केजी में कभी कभी लिखना होता तो क्या बोलते थे अपन, 10⁻27 ग्राम, ये बोल देते थे समटाइम्स हम लोग, राइट। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। अच्छा जी, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, देखो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल बोल रहा तो मतलब O2 की बात कर रहे हैं। 1 ग्राम मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया था, इसको वजन मत समझ लेना, दिस इज 1 मोल ऑफ O2। एंड ये कितना होता है प्यारे बच्चों से? 32 ग्राम। ये तो बहुत गलत बात बोल दी भाई, बहुत गलत बात बोल दी। एंड लास्ट में देखिए, द 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन इतने यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। हाँ ये बात सही है, ये बात तो बिल्कुल सही बोली। तो इसका मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ कौन सी है? सिर्फ बी वाली स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन CH4 इज, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब ऊपर मास ऑफ हाइड्रोजन CH4 में जो कि 4 ग्राम लगभग होता है, डिवाइडेड बाय 16 ग्राम इंटू 100। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम आपने तो मोलर मास लिख दिया, आपने एक मॉलिक्यूल का मास क्यों नहीं लिखा? बेटे डजंट मैटर, प्रतिशत तो सेम ही रहती है ना, राइट। सो अगर एक मोल में 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 16 ग्राम ये है, तो अपने पास 4, बाकी तो बेटा आपको मैथ्स बहुत अच्छी आती है, 25% विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट हैज़ द फॉलोइंग आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज क्लोजेस्ट टू। बेटा सुनो मेरी बात, एवरेज एटॉमिक मास, इसका एक बड़ा ही सुंदर सा प्यारा सा फॉर्मूला होता है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ 1 × m1, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ 2 × m2, डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय RA1 प्लस RA2, जिसे हम 100 ही ले लेते हैं, सीधा सीधा ये होता है फॉर्मूला एवरेज एटॉमिक मास का। यहाँ रिलेटिव अबंडेंस क्या होता है ये मैं स्पेशली आप सबको बताना चाहूँगी, कि फॉर्मूला तो आपने सुना ही रखा है बेटा। दिस रिलेटिव अबंडेंस इज ए परसेंटेज बाय एटम या फिर परसेंटेज बाय मोल। अब जैसे देखिए बेटा, इसके सामने लिखा हुआ है 60%, इसके सामने लिखा हुआ है 40%। 2 एटम्स की बात हो रही है, एक 100 मास वाला आइसोटोप एंड दूसरा 102 वाला।
इसको बोल रहे हैं हम लोग दैट इज 60%, इसको बोल रहे हैं हम लोग इट इज 40%, राइट। अब बेटे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर 100 एटम्स एक्स के होंगे उसमें से 60 कितने निकलेंगे, 100 मास नंबर वाले। 60 गिनती की बात कर रही हूँ, गिनती की बात, एटम, नंबर ऑफ एटम बाय मोल, 60 एटम निकलेंगे अपने पास। कौन से वाले बोलिए जरा, कौन से वाले, 100 वाले। और 40 आइटम्स किसके निकलेंगे, 102 वाले, राइट। सो दिस इज हाउ वी मस्ट अंडरस्टैंड रिलेटिव अबंडेंस। छोटा सा सवाल है, नहीं आता बच्चों को। रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है, इट्स अ परसेंटेज, परसेंटेज बाय एटम या फिर परसेंटेज बाय मोल, राइट। और परसेंटेज बाय मास नहीं हो सकता, राइट। आपसे कोई ये नहीं कह रहा कि 100 किलो एक्स था और उसमें 60 किलो 100 मास नंबर के लोग थे, 40 किलो 102 मास नंबर के लोग थे। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, ऑल राइट। सो काइंडली रिमेंबर दिस पॉइंट दैट रिलेटिव अबंडेंस इज अ परसेंटेज बाय एटम या फिर परसेंटेज बाय मोल। ठीक है मेरे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। बस वैल्यू सब कुछ गिवन है। RA1 मान लीजिए अपने पास 60 इंटू 100 प्लस RA2 इज 40 इंटू 102 डिवाइडेड बाय 100, राइट। सो दिस टर्न्स आउट टू बी अपने पास 6000, साथ में 102 इंटू 4 कितना आ जाएगा बेटा, लगभग अपने पास आ जाएगा 102 इंटू 4 टू ज़ा 8 0 4, राइट, और 0 डिवाइडेड बाय 100। बाकी बेटे आप समझदार हो ही, 100.8 आ जाएगा एग्जैक्टली अपने पास। अब क्योंकि ये एटॉमिक मास है, एटम का मास, तो पीछे इज्जत से अपन क्या लिख देंगे, AMU, we will write AMU. So 100.8 is the correct answer. चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following has highest mass? इसमें तो देखो मास सीधे सीधे दे रखा है 20 ग्राम। इसमें मास क्या होगा, 4 मोल CO2। 1 मोल CO2 का वजन कितना होता है, 44, यानी इट इज 4 इंटू 44। 4 इंटू 44 ग्राम मतलब 176 ग्राम। 2 ग्राम एटम, मैंने बोला ग्राम एटम को वजन मत समझना, मोल है। 2 मोल हाइड्रोजन, तो बेटे 2 मोल हाइड्रोजन का वजन कितना होगा। अच्छा 1 मोल H का कितना वजन होता है, 1 ग्राम, तो 2 मोल H का कितना वजन होगा प्यारे बच्चों, 2 ग्राम, राइट। उसके बाद इसकी बात करिए, अच्छा इसके वजन की बात कर रही है, पहले मोल्स तो ढूंढो। मोल्स कितना हो जाएगा, 12 इंटू 10 की पावर 24। एवोगैड्रो नंबर को कभी कभी सुविधा के लिए 6 इंटू 10 की पावर 23 भी ले सकते हो, इसका बुरा नहीं मानना, ठीक है। तो 6 2 12, 10 आ गया अपने पास। दिस टर्न्स आउट टू बी 20 मोल्स ऑफ H, यानी कि लगभग 20 ग्राम। सबसे ज़्यादा वजन तो भाई ऑप्शन नंबर बी में ही देख रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1 मोल CO2 कंटेन्स, दिस 1 मोल CO2 कंटेन्स 1 मोल प्यारे बच्चों कार्बन, यानी Na कार्बन्स। 2 मोल ऑक्सीजन, यानी 2 टाइम्स Na ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटे पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा गलत है, तीसरा तो भाई साहब बिल्कुल ही गलत है। मैं बताऊंगी भी नहीं क्यों गलत है, बिल्कुल नहीं बताऊंगी भाई। 1 मोल में इतने कब से होने लग गए, कब से होने लग गए इतने, तो नन ऑफ दीज का तो सवाल ही नहीं है। 61 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोर्शन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन इज एप्लीकेबल। अरे वापस से यही पूछ लिया। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, वॉट डज दैट मीन, इट सिंपली मीन्स दैट कि अपने पास 2 एलिमेंट और उसके कंपाउंड्स की बात हो, और कोई फालतू बात नहीं करनी। देखो 2 एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स की ही बात करनी है, ऑल राइट। सो 2 एलिमेंट और उसके कंपाउंड, पहला ऑप्शन ऐसा दिख रहा है ना, दूसरा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है बिल्कुल नहीं, तीसरा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जी हाँ बिल्कुल, 2 एलिमेंट सल्फर और ऑक्सीजन उसके कंपाउंड SO2 SO3। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Volume of 1 mole of gas at STP is 22.4 liters. Yes, it is true. Of course, it is true. 22.4 liter. Molecular mass of the H2 is 2 mu. हाँ, एक मैं चीज़ clarify करना चाहूँगी यहाँ पर, which I clarify many a times in the class also. That volume of 1 mole of gas at STP is 22.4. This statement is correct, but in reality, this must be 22.7 actual में.
ये जो 22.4 का फिगर है ये होता था ओल्ड एसटीपी के हिसाब से, राइट, ओल्ड एसटीपी के हिसाब से। तो हाँ, कभी कभी एनसीईआरटी में क्वेश्चन को देखोगे तो उसको क्लियरली मेंशन करना चाहिए, ओल्ड एसटीपी या न्यू एसटीपी। ओल्ड एसटीपी से मेरा मतलब है प्यारे बच्चों, ओल्ड एसटीपी से आई मीन 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर। इसके हिसाब से तो किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम तो कितना आ जाएगा, 22.4 लीटर पर मोल, राइट। एंड न्यू एसटीपी के हिसाब से, न्यू एसटीपी यानी 0 डिग्री सेल्सियस और 1 बार, ये आ जाएगा 22.7 लीटर पर मोल। तमीज से तो आंसर 22.7 होना चाहिए था। पर प्यारे बच्चों, डू वी हैव एनी कॉन्फ्लिक्ट ओवर हियर? नो, वी डोंट हैव एनी कॉन्फ्लिक्ट ओवर हियर। तो उलझने की ज़रूरत अपन के पास नहीं है, राइट। हाँ, कभी अगर आपको 22.4, 22.7 एक साथ दे रखा हो तो समझ जाना, द एग्जामिनर वांट्स टू टेस्ट यू। But since there is no conflict in this question, so there is no harm actually in stating that this volume is 22.4. समझ आ रही मेरी बात सब प्यारे बच्चों को? चलिए ठीक है, तो पहले ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद बोला है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 is 2 mu। हाँ, ये वाली बात भी सही है भाई। इस मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास अलग होते हैं। मॉलिक्यूलर मास मीन्स एक मॉलिक्यूल का मास, मोलर मास मीन्स एक मोल का मास। दिमाग में बैठा लो, मॉलिक्यूलर मास मीन्स क्या चीज़, एक मॉलिक्यूल का मास, और मोलर मास मतलब एक मोल का मास। एक मोल कुछ भी हो सकता है, एक मोल एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, फलाना ढिमकाना, वॉट एवर। एंड लास्ट में बेटा, ये तो हमने क्लास में सॉल्व करके देखा है, अगर आप 1 AMU के वैल्यू को 1 Na के वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए, सिर्फ मल्टीप्लाई करके देखिए जरा, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, सिर्फ इसे मल्टीप्लाई करके देखिए। इस फिगर और इस फिगर को मल्टीप्लाई करने से लगभग 10 जितना आंसर आएगा। इस फिगर और इस फिगर को मल्टीप्लाई करके देखिए तो लगभग 10 की पावर -1 जितना आंसर आएगा, यानी ऑलमोस्ट 1, यानी इसका और इसका प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 1। अब 1 AMU इक्वल टू, अगर मैं 1/Na लिख दूँ तो मैंने क्या गलत लिखा भाई? क्या गलत लिखा मैंने? कुछ गलत नहीं लिखा। मोरओवर AMU मतलब मास संबंधित चीज़ें, राइट। तो यहाँ ग्राम लिखने में भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ABC यार, तो तीनों सही निकल गए। इसका मतलब ये ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूल एज वेल एज कंपाउंड? मॉलिक्यूल भी मोर देन 1 एटम से बनता है, कंपाउंड भी मोर देन 1 एटम से बनता है। परंतु एक चीज़ होती है, कंपाउंड में स्पेसिफिकली डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स आर देयर, राइट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स आर देयर। तो यहाँ पर ये H2O2N2 ये लोग मॉलिक्यूल तो है, कंपाउंड के डेफिनेशन में नहीं फिट बैठ रहे। CO2 कंपाउंड भी और मॉलिक्यूल भी है। बात समझ आए सबको कि नहीं? कंपाउंड मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, ऑल राइट। इट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ CH4। अच्छा बेटा, एक CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? देखो बेटा, 6 तो कार्बन के होते हैं, एक 4 हाइड्रोजन से आगे, यानी एक CH4 में 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एक मोल CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 मोल इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? इसका मतलब x मोल, प्यारे बच्चों, x मोल CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन? 10x मोल इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मोल लिखा है मोल, लेकिन एक्चुअल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10x इंटू Na number of electrons, right? Now in this case the x is 0.1। इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू पुट कर दीजिए इंटू Na। इसका मतलब लगभग कितने इलेक्ट्रॉन्स? Na इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक चीज़ मैं आपको बहुत रिक्वेस्ट करूँगी, देखो बेटा, कि मोल पूछा है कि नंबर ऑफ चीज़ें पूछा है, प्लीज़ याद रखिए इस चीज़ को। कहीं मुझे कहते हैं मैम मोल और 6.022 इंटू 10 की पावर 23 में क्या ही अंतर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस? दोनों सेम चीज़ें हैं। मैं कहती सही बात है, दोनों सेम चीज़ें, भावना तो सबकी सेम है। परंतु अगर मैं आपको कहूँ 1 दर्जन
और 12 में क्या अंतर है? तुम बोलोगे सेम है, लेकिन बेटा असली गिनती क्या है? 1 के 12। अच्छा 12 ऐसे और 2, राइट। हाँ, तो गिनती क्या है? 12 के गिनती 12 है प्रभु। समझ आ रही मेरी बात के नहीं? इसका मतलब 1 मोल, माने मोल की बात कर रहा है। अगर कोई पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो मोल नहीं पूछ रहा तुमसे, मोल नहीं पूछ रहा, वो तुम चाहता है कि तुम फर्दर एन से मल्टीप्लाई करो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, मास पूछा। देखो तो देखो वापस से मास पूछा है, एटम्स दिए हैं। व्हाट इज द मास ऑफ? इतने एटम्स ऑफ कार्बन। अच्छा एक बात याद समझना, जब भी वीडियो देख रहे हो ना, साथ में कॉपी पेन पेंसिल पेपर लेकर बैठने का। ये शॉर्ट्स जैसा थोड़ी ना है कि मस्त एकदम ऐसा चलते फिरते देख लिया। तमीज से एक जगह बैठ के, हाँ स्पीड बेशक बढ़ा दो स्लो लग रहा है तो, लेकिन कॉपी पेन पेंसिल पेपर सब कुछ लेके बैठने का, साथ साथ लिखने का भी, ठीक है? पिक्चर नहीं है भाई। चलो ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ? इतने एटम्स ऑफ कार्बन। सो पार्टिकल्स देकर तुमसे क्या पूछ रहा है? मास। ऐसा क्या? सो अपन क्या करेंगे? ढूंढेंगे पहले मोल्स, फिर मोल के बाद फिर कोई दूसरी बात होगी, ठीक है? चलो पार्टिकल्स इतने दे रखे 12.044 इंटू 10 की पावर 23। इसको मैंने डिवाइड कर दिया 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से। दिस विद द मोल्स टर्न आउट टू बी 2 मोल्स ऑफ कार्बन। 2 मोल्स ऑफ कार्बन मतलब 2 इंटू 12 यानी कि 24 ग्राम। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 1 मोल ऑफ H2 गैस एट NTP कंटेन्स। अच्छा बेटा एक बात समझो, गैस जो होती है ना, गैसेस ना बड़ी सिंपल होती हैं, बहुत सिंपल। इनको सिर्फ कुछ चीज़ों से ही फर्क पड़ता है। ये फैक्टर्स होते हैं जो किसी गैस को डिफाइन करते हैं। कोई भी 3 फैक्टर सेम हो जाए ना, तीसरा फैक्टर सेम होना ही चाहिए, राइट? मेरी बात सुनो, तुमने एक नियम पढ़ा होगा एवोगैड्रो लॉ, जिसमें क्या कहते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर वॉल्यूम 2 गैसेस का सेम हो, अगर मेरे पास 2 गैसेस का वॉल्यूम सेम हो, राइट, टेम्परेचर सेम हो, प्रेशर सेम हो, 3 चीजें सेम हो, तो चौथी चीज ऑटोमेटिकली सेम होनी ही है। 4th चीज ऑटोमेटिकली सेम होनी ही है। ये बात सिर्फ मैं इन 3 के लिए नहीं बोल रही, कोई भी तीन अपने पास सेम हो जाए, 4th थिंग ऑटोमेटिकली बिकम्स सेम। कोई भी 3 चीज सेम, 4th ऑटोमेटिकली बिकम्स सेम। क्या बोल रही है? 1 मोल 1 मोल 1 मोल, मोल तो सेम बोल रहा है। NTP स्पेसिफिक काइंड ऑफ टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, वो भी सेम बोल रहा है। अरे भाई मोल PT इनको बोल रहा है कि इन गैसेस में सेम है, H2 N2 और O2 में NPT सेम है। 1 मोल ऑफ H2 गैस एट NTP occupies same volume as 1 मोल ऑफ N2 गैस एट NTP, राइट? 1 मोल ऑफ O2 गैस एट NTP। मतलब क्या है? ये सेम हो गया, इसका मतलब V क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिकली सेम बन जाएगा। इन सब में ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 बेटा, ये तो भाई सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, 35.5 आता है सीधे सीधे आंसर। इसमें कोई शंका कोई डाउट नहीं होना चाहिए, परंतु हाँ सॉल्व करना चाहते हो तो तुमको सॉल्व करके बता देते हैं। तुमको 35 Cl और 37 Cl का रेशो दिया हुआ है 3:1। अच्छा बेटा 3:1 का मतलब हो गया कि ये लगभग 3/4 है और ये 1/4 हो गया, यानी कि ये लगभग ये चीज़ लगभग कितना हो गई? लगभग क्या एग्जैक्टली 25%। और ये चीज़ कितनी हो गई बेटा? 75%। अब बेटे तुमको रिलेटिव अबंडेंस दिख रही है साफ साफ, ठीक है? और M1 भी दिख रहा है साफ साफ, RA2 भी दिख रहा है साफ साफ, M2 भी दिख रहा है बिल्कुल साफ। कहाँ गया भाई? हाँ ये रहा। अभी फॉर्मूला लगाओ। कौन सा फॉर्मूला? RA1
Ra1M1 प्लस Ra2M2 डिवाइडेड बाय 100. प्लीज कृपया करके याद रखना, रिलेटिव अबंडेंस इज दी व्हाट, परसेंटेज बाय एटम या परसेंटेज बाय मोल. इट इज नॉट परसेंटेज बाय मास. दिमाग में रख लेना, रजिस्टर कर लो, इस लाइन को स्टार लगा के लिख लो पेपर के ऊपर. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज दी परसेंटेज v बाय v. अरे यार परसेंटेज v बाय v, परसेंटेज v बाय v मतलब ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम. ऊपर वॉल्यूम किसका बेटा, ऊपर वॉल्यूम अपने सॉल्यूट का जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, और नीचे वॉल्यूम किसका, अपने सॉल्यूशन का, इनटू 100. सॉल्यूट यानी इथेनॉल का वॉल्यूम कितना दे रखा है 80, ये दे रखा है 400. 80 बाई 400 इंटू 100, तो अपने पास कितना आ गया बेटा 20% इज द करेक्ट आंसर. अगले सवाल पे चलते हैं. 12.5 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ एक्वा सोल्यूशन. बेटे परसेंटेज W बाई W मतलब क्या, ऊपर भी वजन नीचे भी वजन, वेट ऑफ सॉल्यूट प्यारे बच्चों, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सॉल्यूशन. ठीक है, इनटू 100. सॉल्वेंट की बात एक ही टर्म में होती है, मोलालिटी और कहीं बात नहीं होती. याद रखिएगा हमेशा, ऑलवेज देयर इज जस्ट वन टर्म विच टॉक्स अबाउट मास ऑफ द सॉल्वेंट इन द डिनोमिनेटर एंड व्हाट इट इज मोलालिटी. और ऐसी कोई टर्म मिलेगी नहीं, सब में सॉल्यूशन की ही बात होती है नीचे, राइट. सो वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. सो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 12.5 बाई 50 इंटू 100. तो आंसर आ गया ए ऑप्शन. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. अ कंपाउंड कंटेन्स H, C एंड Cl. H लगभग, H का मास प्रतिशत आपको दिया है 4.07%. This is given to be 24.27% and this is given to be 71.65%. I told you, फॉर्मूला में मास नहीं होता, फॉर्मूला में एटम्स के मोल होते हैं. तो इस मास परसेंटेज को मास मान लेंगे, लेकिन पर 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड. So say कि this is 4.07 gram, say that this is 24.27 gram, say that this is 71.65 gram, right. यहाँ से ढूंढ लो प्यारे बच्चों मोल. मोल्स कैसे ढूंढोगे, this डिवाइडेड बाय 1 तो 4.07, this डिवाइडेड बाय 12, राइट. तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 12 2 ज़ा 24, 0 2 ऐसा कुछ आ गया. फिर आ गया 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5, तो ये भी 2.0 समथिंग कुछ आ जाएगा. अब बेटे मोल्स देखो, मोल्स क्या आ रहा है, H का मोल लगभग 4, C का मोल लगभग 2, Cl का मोल लगभग 2. यानी मैं ऐसा बोल सकती हूँ दैट ये जो C, H और Cl का सिंपलेस्ट रेशियो है, इट इज़ 1:2:2 यू माइट से 1, है ना बेटा, 1:2:1. यानी कि मेरे पास दिस फॉर्मूला इज द करेक्ट आंसर. दे हैव आस्क्ड यू अबाउट एम्पिरिकल फॉर्मूला. बेटे रेशियो पे तो पहुंच जाओगे, लेकिन रेशियो कैसी होनी चाहिए, सिंपलेस्ट रेशियो होनी चाहिए, राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. मास ऑफ वाटर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन. कंबशन तो बेटा पता ही है, कंबशन माने मीथेन का रिएक्शन में 2 टू गिव दिस, राइट. एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो इधर भी 4 हाइड्रोजन. 9th में पढ़ा अपन ने, तो ये बैलेंसिंग, राइट. और इधर कितने ऑप्शंस दिख रहे हैं, 2 4 2, राइट. अब मेरी बात सुनना, ये 1 मोल मतलब कितना ग्राम, 16 ग्राम. 16 ग्राम मीथेन से कितना मोल पानी मिल रहा है, 2 मोल. 2 मोल मतलब क्या चीज़, 2 × 80 36 ग्राम. अरे यही तो पूछा सीधे 36 ग्राम इज द करेक्ट आंसर. ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. बोरोन हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप्स, B10 19%, B11 81%. सो बेटे एवरेज एटॉमिक
मास इज इक्वल टू रिलेटिव अबंडेंस ऑफ फर्स्ट यानी 19 इंटू मास 10, रिलेटिव अबंडेंस इंटू मास डिवाइडेड बाय 100, 190, और यहाँ पर मेरे पास बन गया 81 इंटू 10 810, 810 में 81 अगर हम और ऐड कर दें तो अपने पास बन जाएगा 891 जैसा कुछ डिवाइडेड बाय 100, और ये फिगर बन जाएगा अपने पास 1081 अपॉन 100, सो 10.81 लगभग ऐसा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिंपल था बेटा एकदम। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, प्लीज़ डोंट यूज़ कैलकुलेटर्स, डोंट यूज़ कैलकुलेटर्स एट ऑल। बाहर फेंक दीजिए घर से, मतलब जहाँ पे भी फेंकना चाहते हो फेंक दो। क्लास में तो चलो हम जब्त कर ही सकते हैं, लेकिन मैं खुद तुम्हें कह रही हूँ, खुद ऑनेस्ट बन के अपने से कैलकुलेटर को दूर रखो, क्योंकि आज थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा, कल को बहुत बड़ी सज़ा बन जाएगी, राइट। सो कैलकुलेटर मत यूज़ किया करो, खुद से ही चीज़ों को सॉल्व किया करो। अगला सवाल, भाई रिएक्शन दे रखा है और रिएक्शन बैलेंस भी है, देखो तो वो कह रहा है कि इसका कितना मोल है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2 गैस एट STP इज लिबरेटेड बाय 5 मोल ऑफ जिंक इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बेटा देखो, जब ये एक है तो ये कितना बनता है, एक। सो 1 मोल जिंक गिव्स बेटा व्हाट, 1 मोल H2, यानी कि 22.4 लीटर H2। Of course, at the condition which we call as STP. So 5 mole of zinc will definitely give me 5 mole of H2, that is 5 into 22.4 लीटर H2। मल्टीप्लाई कर लो बेटे, 5 4 ज़ा 22, ऊपर 5 2 ज़ा 10, 112 लीटर H2, ठीक है। सो 112 लीटर H2, हाँ ये रहा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा एक और चीज़ बोल दूँ आपको, लीटर और डेसीमीटर क्यूब ये दोनों सेम बातें हैं, प्लीज़ याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। लीटर और डेसीमीटर क्यूब सेम चीज़ होती है। कभी कोई ऑप्शन में ऐसा लिख दे लीटर नहीं डेसीमीटर क्यूब, तो हैरान परेशान नहीं होना, स्मार्ट हो आप लोग। तो 112 लीटर 112 डेसीमीटर क्यूब, इट इज़ वन एंड सेम थिंग, ऑल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। What amount of CaO will be obtained by thermal decomposition of CaCO3? अच्छा बेटा सुनो, ढंग से सुनना, ये रिएक्शन दे रखा है, ओके। इसके एक मोल बैलेंस, सब बैलेंस है, राइट। स्टोइचियोमेट्री का सवाल है, सबसे पहले बैलेंसिंग चेक करिए बेटा, बैलेंसिंग चेक करी नहीं, मुंह उठा के क्वेश्चन सॉल्व करने चल दिए, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर मतलब जो मार्क्स नहीं मिले उसका दुख तो लगेगा ही, मार्क्स चले भी जाएंगे उसका अलग दुख लगेगा, -1 का। चलिए कोई बात नहीं, 1 मोल CaCO3 की बात कर रहे हैं, इसका वजन होता है 100 ग्राम। 1 मोल CaO की बात करेंगे, इसका वजन होता है 56 ग्राम, राइट, दिस इज 56 ग्राम। सो अब मेरी बात सुनो, 100 ग्राम CaCO3 से 56 ग्राम मिलता है, तो 1 ग्राम इससे क्या मिलेगा, 56/100, राइट। तुम्हें कितने ग्राम CaCO3 का पूछा है, 1500 ग्राम CaCO3 से कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा उसकी बात कर रहे हैं ये लोग। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 56/100 इंटू 1500, 2 0 चले गए, 56 इंटू कर लीजिए जरा 15, तो अपने पास लगभग आ जाएगा 840 ग्राम। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन दिस मच वेट ऑफ CO2, पहले ढूंढिए मोल ऑफ CO2, दिस विल बी 4.4 अपॉन मोलर मास। ग्राम से ग्राम प्यारे बच्चों कैंसल, एंड दिस टर्न्स आउट टू बी 0.1 मोल। बेटे 1 मोल CO2 contains 2 mole O atoms, या फिर 2 into Na ऑक्सीजन एटम्स।
So 0.1 mole CO2 will contain 2 into 0.1 मोल O या फिर 0.2 टाइम्स Na ऑक्सीजन एटम. 0.2 into what is Na? 6.022 10 की पावर 23. इसको मल्टीप्लाई करके रफली 1.2 into 10 की पावर 23. उन्होंने कहा है कि अगर आंसर को ऐसे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ खाली जगह इंटू 10 की पावर 23, तो खाली जगह में कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है 1.2 विल बी द करेक्ट आंसर. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. 3 ग्राम H2, बेटा रिएक्शन दे रखी 2H2 प्लस O2 गिव राइज टू 2H2. ये 3 ग्राम दे रखा है और ये 32 ग्राम दे रखा है. ठीक है. अब बेटे उन्होंने कहा है व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट मतलब क्या? उम्मीद से कम, राइट? उम्मीद से कम. उम्मीद से कम जो होता है उसे लिमिटिंग रिएजेंट. और अगर कोई उम्मीद से कम है तो दूसरी चीज़ क्या रही होगी उम्मीद से ज़्यादा, इजंट इट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि पहले तो इसका मोल ढूंढ लो भाई. स्टोइशियोमेट्री वाली बातें बाद में करना, पहले मोल ढूंढ लो. इसका मोल कैसे आएगा? 3/2. ये कितना आ गया? लगभग 1.5 मोल. 32/32 ये कितना आ गया? 1 मोल, राइट? अब मेरी बात सुनो जरा. ये जो बेसिक इक्वेशन है इसके अनुसार देखिए, 1 मोल को कितना मोल चाहिए? 2 मोल. 1 मोल को कितना मोल चाहिए? 2 मोल. लेकिन यहाँ 1 मोल के हिसाब से वैसे तो आइडियली कितना चाहिए? 1 मोल को 2 मोल. परंतु अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन डेटा है आपको, उसके अनुसार आपको 1 मोल के लिए कितना चाहिए होगा? H2 1.5 मोल, राइट? इफ दिस इज 1.5 मोल, इसका मतलब ये उम्मीद से कम है. और जो चीज उम्मीद से कम होती है उसी को हम बोलते हैं LR. उसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? We call that thing as LR, right? चलिए H2 is the limiting region. आगे बढ़ते हैं. What volume of O2 is required? क्या बात है? C3H8 प्लस O2. प्रोपेन के कंबशन की बात हो रही है. क्या बनेगा? CO2 साथ में H2O. 3 कार्बन 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन. 4 से मल्टीप्लाई किया. 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 10 तो 5 O2. अब मेरी बात सुनिए, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं ये क्या हो सकते हैं? द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कैन बी मोल, इट कैन बी मॉलिक्यूल एंड इट कैन बी वॉल्यूम इफ एंड ओनली इफ द कंसर्न्ड थिंग इज अ गैस, राइट? बात समझ आए कुछ के नहीं? 1 5 3 4 these are stoichiometric coefficients. Stoichiometric coefficients can be mole, molecule या फिर वॉल्यूम ऑफ द गैस. लेकिन वॉल्यूम सिर्फ एक कंडीशन में, अगर गैस हो तो सॉलिड लिक्विड में मत लगाने चले जाना ये वॉल्यूम वाले कोरिलेशंस. ठीक है, चलिए गलत हो जाएगा नहीं तो बेटा अगर ये 1 है तो ये 5 गुना. अब वो बोल रहा है कि ये 5 लीटर है और प्रोपेन तो बेटे गैस ही होती है, राइट? मेंशन भी कर रखा है, याद भी करने की ज़रूरत नहीं. O2 भी गैस ही होती है, यानी यहाँ वॉल्यूम वाले कोरिलेशन चल जाएंगे. अगर ये 1 लीटर होता तो ये 5 लीटर होता, और ये 5 लीटर तो कितना होगा? 25 लीटर. अच्छा, एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगी. वॉल्यूम ऑफ O2 पूछा है तो तुम फटाफट बोल सकते हो 25 लीटर. अगर बोला होता ना वॉल्यूम ऑफ एयर तो 5 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ O2 करना पड़ता है. समझ आ रहा है कुछ के नहीं? यू नीड टू डू 5 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ O2. यू नो व्हाई? बिकॉज हवा का 20% होता है, ऑक्सीजन होता 19% है. न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम लोग इसको ऑलमोस्ट 20% मान लेते हैं. तो हवा का 20% होता है O2, यानी 1/5. यानी हवा O2 के वॉल्यूम से 5 गुना ज़्यादा बड़ी होती है, 5 गुना ज़्यादा होती है अमाउंट में. सो इट मीन्स दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इज 5 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ O2. हाँ, अनरिलेटेड सी बात है, पर हाँ क्या पता आपका कभी काम आ जाए, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं. The law of multiple proportion was proposed by, obviously बात है, Dalton was the answer. अगले सवाल पे how many moles of O2 will be liberated
अच्छा जी, 2KClO3, 2KCl, 3O2, अच्छा। और उन्होंने बोल दिया इसका 0.1 मोल है और पूछ रही है कितना होगा। अब मेरी बात सुनो, यूनिटरी मेथड, 2 मोल KClO3 से क्या मिलता है, 3 मोल O2। 1 मोल KClO3 से क्या मिलेगा, 1.5 मोल O2। सो 0.1 मोल प्यारे बच्चों KClO3 से क्या मिलेगा, 0.15 मोल O2। इजंट इट सिंपल सी बात है भाई, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। The percentage of copper and oxygen in the sample of copper oxide obtained by different methods were found to be same. अच्छा, this illustrates what? This illustrates what, right? अब इसी से मिलता जुलता सवाल था कि पानी किसी भी जगह का हो, सिंथेटिक हो या नेचुरल सैंपल हो, परसेंटेज सेम। क्या था ये था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, राइट। लेकिन यहाँ पे भी सेम टाइप का सवाल है, बस सैंपल बदल दिए, द कंपाउंड हैज बीन चेंज नाउ, बस मतलब थोड़ा ही बदल जाएगा। तो सी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर अगेन। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, 1 मोल ऑफ मीथेन कंटेन्स 6 ग्राम ऑफ कार्बन, राइट। 1 मोल ऑफ मीथेन कंटेन्स 6 ग्राम ऑफ कार्बन। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कब से होने लग गया ये। मीथेन में अपने पास 6 ग्राम कार्बन नहीं होता है प्रभु, 12 ग्राम होता है और H टोटल 4 ग्राम होता है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है भाई, गलत है। स्टेटमेंट 2, 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन 4 ग्राम हाइड्रोजन, हाँ ये बात सही है, चलो ये बात तो सही है। H इतना होता है बट C 12 ग्राम होता है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, सही बात है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, राइट, आर प्रेजेंट इन, वही वापस से सेम बात, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं और अच्छी राइटिंग में, मतलब मैक्सिमम मोल्स। बेटे वापस बोल रही हूँ, ये बातें मैं एटम के लिए नहीं कर सकती, एटम के लिए नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कोई तुमको कहे 1 मोल ग्लूकोज ज़्यादा बड़ा है या 5 मोल H2, उसमें किसमें एटम ज़्यादा है, तो भाई ग्लूकोज जीत जाएगा। ग्लूकोज के अंदर कितने सारे एटम्स है, इजंट इट। तो एटम के बारे में नहीं बोलते अपन ये सब बातें। हाँ, मॉलिक्यूल के बारे में अपन बिंदास बोल सकते हैं कि मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स मतलब मैक्सिमम मोल्स, राइट। सो जी हाँ, तो अपने पास ये चीज़ आ गया। अब सभी के मोल्स ढूंढ लीजिए प्यारे बच्चों। 16 ग्राम O2 मतलब 0.5 मोल, 11.2 लीटर ऑफ N2 मतलब वंस अगेन 0.5 मोल, इसका मतलब 1 मोल का मतलब 1 मोल, और 5 ग्राम H2 मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट, 2.5 मोल। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 8 ग्राम of hydrogen is exploded with 128 gram of O2. Amount of water produced is, बेटा सुनो, पहले इसके मोल देख लो। गिवन मास अपॉन मोलर मास करोगे इट विल बी 4 मोल, है ना। और O2 का अगर देखोगे तो O2 का 32 होता है, तो अपने पास 128 डिवाइड बाई 32 कितना हो गया, 4, राइट। सो ये हो गया 4 मोल। अब मेरी बात सुनो ढंग से, जब भी 2 चीज़ों का डेटा दे रखा हो अपन को, 2 चीज़ों का डेटा, 8 ग्राम H2 गैस, 128 ग्राम O2 गैस, whenever you have been given data of 2 molecules, then what you need to do, you must be careful कि हो सकता है लिमिटिंग रीजन वाला केस ना हो जाए। तो बेटे यहाँ पर देखिए, अपने पास 2 चीज़ें दे रखी, दोनों का डेटा दे रखा है, देखना पड़ेगा लिमिटिंग रीजन का केस है कि नहीं, राइट। अब मेरी बात सुनो, अगर ये 1 मोल होता तो इसको कितना लगता है, ये 2 मोल, यानी अगर ये 4 मोल है तो कायदे से कितना होना चाहिए था, 8 मोल, पर ये 8 तो है नहीं, ये तो उम्मीद से कम निकला, और जो उम्मीद से कम होता है वही कौन होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। और यही डिसाइड करेगा कि पानी कितना बनेगा भाई, लिमिटिंग रिएजेंट ही सब कुछ डिसाइड करता है। जो चीज़ कम होती है वही डिसाइड करती है क्या बनेगा, कितना बनेगा, क्यों बनेगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं।
सो बस अपन ने 4 मोल ढूंढ लिया। लिमिटिंग रिएजेंट ये 2 होता है तो ये भी 2 होता है, यानी ये भी कितना बनेगा अपने पास, 4 मोल ही बनेगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। असर्शन रीजन आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस इन 0.112 लीटर। अच्छा जी, मोल्स इतने थोड़ी ना होंगे, इसको तुम अगर डिवाइड करो थोड़ा ढंग से तो 11.2 को 2 से किया, 11.2 को अपन ने कर दिया 10 से, 5, 0.005 आएगा भाई। असर्शन तो गलत हो गया, चलो अच्छी बात है, असर्शन इज फॉल। रीजन में क्या लिखा है, इतने लीटर N2 मतलब इतने मॉलिक्यूल। सही बात है भाई, इतना वॉल्यूम मतलब 1 मोल की बात हो रही है, 1 मोल मतलब इतने मॉलिक्यूल। सिंपल सा बात है, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.05 मोल ऑफ अ डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस कुछ भी इमेजिन कर लो अपने दिमाग में, O2, N2, H2, वॉट एवर, राइट, जो भी तुमको पसंद हो। सो O2 की बात कर रहे हैं और इसका कितना मोल है, 0.05 मोल। तो बेटे इसके अंदर नंबर ऑफ मोल ऑफ O कितना होगा, इट विल बी 2 टाइम्स राइट ऑफ 0.05 यानी 0.1 मोल। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, it will be just double, no, it will be just 0.1 times Na, right, डबल तो कर दिया एक बार है ना, it will be just 0.1 times Na, right। अभी तुम होशियार ही हो बेटा खुद, 0.1 into Na मतलब 6.022 10 की पावर 23। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वांटिटी विच चेंजेस विद टेम्परेचर इज, किसी भी टर्म जिसमें वॉल्यूम साफ साफ दिख रहा हो वो चीज़ टेम्परेचर के साथ बदलेगी ही बदलेगी, वो चीज़ वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ बदलेगी बदलेगी। मास परसेंटेज से मासेस आ रहे, मासेस अपन को कोई ऐसा सीधे सीधे वॉल्यूम नहीं सुनाई दे रहा, मोल फ्रैक्शन में भी वॉल्यूम नहीं सुनाई दे रहा, मोलैलिटी में भी वॉल्यूम नहीं सुनाई दे रहा। समझ आ रही बात? अच्छा ये आंसर नहीं है भाई, देखो मैं ये कह रही हूँ इसमें वॉल्यूम सुनाई नहीं दे रहा, इसमें वॉल्यूम सुनाई नहीं दे रहा, इसमें वॉल्यूम नहीं। फर्स्ट टर्म में तो एक्सप्लिसिटली वॉल्यूम सुनाई दे रहा मेरे को, मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम है इसका मतलब वो चीज़ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। फंक्शन ऑफ टेम्परेचर मतलब डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, इसका मतलब मोलैरिटी इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। 87 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Afterwards 88 choose the incorrect statement about Dalton's atomic theory. Compound are formed when atoms of different element combine any ratio कब से बोलने लग गया भाई? We know proper rules होते हैं, कौन सा कंपाउंड बनेगा, कैसा कंपाउंड बनेगा, किसी भी रेशो में मुंह उठा के नहीं बन सकता। पानी का फॉर्मूला H2O ही होता है, राइट। इट कांट बी H4O, इट कांट बी H4O, इट कांट बी H5O। समझ आ रही बात कुछ कि नहीं? इट कांट बी H5O8, राइट। सो कंपाउंड अगर कंबाइन करता है तो देयर एग्जिस्ट सम स्पेसिफिक रेशियो फॉर इट, नॉट जस्ट एनी रेशियो। सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, इट हैज 2 आइसोटोप्स। बेटा सेम क्वेश्चन में पीछे आया था लेकिन थोड़ा रिवर्स में पूछा हुआ है, राइट। पिछले सवाल में अपन को साफ साफ पता था कि 35 Cl वाला एक दे रखा है, एक 37 Cl वाला आइसोटोप दे रखा है। तो अब की बार आप क्या करिए, उन्होंने आपको पूछा है परसेंटेज ऑफ द हैवियर आइसोटोप। हैवियर वाले की परसेंटेज को खुद से x% मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 100 - x%, राइट। सो व्हाट विल बी एवरेज एटॉमिक मास 35.5 इक्वल टू रिलेटिव अबंडेंस ऑफ 1 into m1 प्लस रिलेटिव अबंडेंस ऑफ 2 into m2 अपॉन में 100, राइट। अब यहाँ पर रिलेटिव अबंडेंस ऑफ 1, हैवियर को मैंने जानबूझ के x मान लिया। अब इस x की वैल्यू को ढूंढिएगा तो आंसर आ जाएगा लगभग 25%। ठीक ऐसा ही सवाल अभी हमने पीछे एक बार रिपीट किया, तो x का वैल्यू हो जाएगा 25% और ये चीज़ आ जाएगी लगभग 75%, राइट।
क्वेश्चन नंबर 90, नंबर ऑफ एटम्स इन 20U। अरे बेटा 20U ऑफ हीलियम मतलब 20 AMU ऑफ हीलियम, राइट। जिनको आलस आता है ना ऐसे लिखने में, वो ये भी लिख देते हैं, ठीक है, मतलब अलग बात है, बट हाँ यू भी लिख देते हैं, AMU भी लिख देते हैं, एक ही बात है बेटा, ठीक है। तो तुम्हें पता है एक एटम हीलियम का वजन होता है 4U या 4 AMU, तो 20 माने क्या 5 एटम, राइट, सिंपल सी बात है। चलिए अब तो इसमें कुछ आगे रहा नहीं, तो ये था पेपर बेटा, एंड आई होप आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन समझ आया होगा, और अगर आपको सॉल्यूशन पूरा का पूरा समझ आया तो काइंडली अप्रिशिएट इन द कमेंट बॉक्स डाउन देयर। हाँ जी, और दूसरी बात, पेपर का सॉल्यूशन जब भी देखना है हमेशा कॉपी पेन लेकर बैठना है, ये मूवी नहीं चल रहा, राइट, कॉपी पेन पेंसिल लेके देखना है। हाँ, और एक और बात, हो सके तो पेरेंट्स की प्रेजेंस में देखो तो और ज़्यादा अच्छी बात है ना। कभी कभी होता है ना, बच्चे बड़े बदमाश होते हैं, फ़ोन ले लिया कि भाई मैं तो सॉल्यूशन वीडियो देख रहा हूँ, है ना, या सॉल्यूशन वीडियो देख रही हूँ, देख अपन कुछ और रहे हैं। तो बेटे पेरेंट्स के प्रेजेंस में वीडियो ज़रूर देखो, एंड हाँ कॉपी पेन पेंसिल नोट करो प्रॉपर ढंग से, हाँ प्रॉपर विजिबिलिटी भी हो डिवाइस पे, इस चीज़ का भी तुम लोग ध्यान रखना। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट PABT के सॉल्यूशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रोज़ का रोज़ पढ़िए और डाउट्स पूछते रहिए। ऑलराइट, बाय।